हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में गणित के सभी फॉर्मूला हम आपको बताएंगे। आपका पेपर फर्स्ट सीटिंग में हो या सेकंड सीटिंग में, आज किसी भी सीटिंग में हो, आज आप लोग मैथ का पेपर देने जा रहे हैं तो आप लोगों का यहाँ पे गणित का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। जब आपको गणित का फॉर्मूला पता होगा तो मैथ बनाने में काफ़ी आसानी होगी और बिना फॉर्मूला का मैथ नहीं बन सकता है। तो एक बार आप लोगों को क्या करना है कि फॉर्मूला जितना भी हम आपको बताएंगे उसे शुरू से लेके अंत तक देखना है ताकि आपका रिवीजन हो जाए और वहां पे परीक्षा हॉल में कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आपको लगे कि ये फॉर्मूला हमको नहीं पता है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसे अपने पास रखिएगा और उसका रिवीजन करते रहिएगा। और यहाँ पे देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो यहाँ पे शुरू करते हैं बहुपद के सभी फॉर्मूलों से। तो यहाँ पे देखिए, पहला इसमें जो खास है वही फॉर्मूला हम आपको बताएंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे पूछता है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b होता है, इसे आपको याद रखना है। फिर आपसे पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, इसे आपको याद रखना है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है, तो इसे आपको याद रखना है। तीनों में से कोई एक आपसे पूछेगा ही पूछेगा। यहाँ पे देखिए, उसके बाद 4 नंबर यहाँ पे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, ये होता है शून्यकों का योग। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए होता है, इसे आपको याद रखना है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बट्टा ए, ये होता है शून्यकों का गुणनफल। तो ये 4 नंबर यहाँ पे फॉर्मूला काफी महत्वपूर्ण है और ये आपको रिवीजन करते रहना है। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 नंबर भी फॉर्मूला इसमें काफी महत्वपूर्ण है कि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्यक है। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, इसे आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। और यहाँ पे देखिए 2 नंबर है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू यहाँ पे देखिए गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, तो ये होता है सी बटा ए। और यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, माइनस डी बटा ए होता है। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो जो पे हम टिक लगाए हैं उस पे आप को क्या करना है, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आप लोगों को क्या करना है, रिवीजन करते रहना है और वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए व्रज गुणनखंड विधि, ऐसे आप लोगों के पास रहेगा तो आप लोग रिवीजन फटाफट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए व्रज गुणनखंड विधि से आता है समीकरण सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे व्रज गुणनखंड विधि का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और व्रज गुणनखंड विधि का प्रयोग कब होता है, जब समीकरण का अद्वितीय हल होता है, यानी एक हल होता है, तभी आप लोग यहाँ पे व्रज गुणनखंड विधि का यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 और बराबर यहाँ पे देखिए 1 बटा a1 b2 और यहाँ पे माइनस a2 b1। तो इसे आप लोग याद रखिएगा क्योंकि समीकरण दे देता है 2 और बोलेगा कि व्रज गुणनखंड विधि से सॉल्व कीजिए। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके बाद ये तो काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे देखिए रैखिक समीकरण युग्म की स्थितियां। यहाँ पे देखिए कोई हल नहीं होगा तो युग्म असंगत होगा। यहाँ पे देखिए अगर किसी भी समीकरण का एक भी हल नहीं होगा तो वो क्या होगा, असंगत होगा। और उसका यहाँ पे कंडीशन कैसे बनेगा, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं c1 बटा c2 और कोई भी हल नहीं होगा तो इसका आलेख कैसा होगा, समानांतर होगा। उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर देखिए, अनेक हल होगा यानी अनगिनत हल होगा यानी अनंत हल होगा तो इसका आलेख कैसा होगा, आश्रित होगा। आश्रित का मतलब यानी संपाती होगा, एक के ऊपर एक होगा। और इसका कंडीशन कैसा होगा, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर क्या होगा यहाँ पे c1 बटा c2। और यहाँ पे देखिए अद्वितीय हल होगा यानी एक हल होगा तो इसका युग्म क्या होगा, संगत होगा। ये भी संगत होगा, ये भी संगत होगा और जिसका हल नहीं निकलता है वो क्या होता है, असंगत होता है। तो ये अद्वितीय हल होगा तो और इसका युग्म क्या होगा, संगत होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका कंडीशन कैसा बनेगा, तो a1 बटा a2 बराबर नहीं क्या होगा, b1 बटा b2। और यहाँ पे देखिए जब ये कंडीशन बनता है a1 बटा a2 बराबर यहाँ पे बराबर नहीं b1 बटा b2 तो आलेख कैसा होता है, तो ये प्रतिच्छेदी होता है। और इसका हल कितना निकलता है, तो एक निकलता है। और संपाती जो आलेख होता है इसका हल कितना होता है, तो अनेक हल होता है। और जो समानांतर आलेख होता है उसका हल कितना होता है, 0 होता है। तो ये आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। तो इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण, ये तो काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोगों को क्या करना है, बारीकी से देखना है।
यहाँ पे सबसे पहले देता है द्विघाती सूत्र, तो यहाँ से देखिए द्विघाती सूत्र देखिए अल्फा और बीटा समीकरण इसका मूल हो, तो यहाँ पे देखिए अल्फा बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस यहाँ पे देखिए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पे 4ac बटा 2a, फिर यहाँ पे बीटा का मान यहाँ पे देखिए क्या होता है माइनस बी और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, तो इसे आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे दिया है देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 नंबर काफी महत्वपूर्ण है, फिर ये 4 नंबर वही है, 5 नंबर देखिए यहाँ पे कि विविधकर को डी से सूचित किया जाता है, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। और ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि विविधकर को किससे सूचित करते हैं, तो विविधकर को डी से सूचित करते हैं, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। और डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ऐसे पूछ लेता है कि डी किसके बराबर होता है, तो डी किसके बराबर होता है, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है, तो इसे आपको याद रखना है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि विविधकर का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ज्यादातर ऐसे ही पूछता है कि डी बराबर क्या होता है, डी बराबर क्या होता है यहाँ पे लिख देगा, तो डी किसे कहते हैं विविधकर को कहते हैं, और डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है 5 नंबर पॉइंट, तो इसे आपको ज्यादा इसको ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए यदि यहाँ पे देखिए डी बराबर होगा और यहाँ पे देखिए बड़ा होगा 0 से, तो मूल क्या होगा वास्तविक होगा। अगर डी बड़ा होगा 0 से तो मूल वास्तविक और असमान होगा, यानी प्लस में होगा। यानी 8 नंबर यहाँ पे देखिए डी बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। और यहाँ पे देखिए लेकिन केवल एक मूल ही संभव होगा, तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे देखिए समानांतर श्रेणी में का दो ही फॉर्मूला है, लेकिन दो ही काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। यहाँ पे देखिए समानांतर श्रेणी का यहाँ पे पद यानी प्रथम पद का फॉर्मूला ए होता है, द्वितीय पद का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस डी होता है, तृतीय पद का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस 2d होता है। अगर आपसे बोला जाए कि चतुर्थ पद का यहाँ पे यानी चौथे पद का फॉर्मूला बताइए, तो ए प्लस 3d होगा, एक घटा के आपको लिखना है। बोला जाए कि यहाँ पे 12वां पद का फॉर्मूला लिखिए तो ए प्लस कितना होगा 11d होगा। बोला जाए कि 20वां पद का फॉर्मूला लिखिए तो 20वां पद का फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस 19d होगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए जहां ए बराबर क्या है पहला पद है और डी क्या है यहाँ पे सार्वअंतर है, तो ये आपको पता होगा पहले से कि ए को क्या कहते हैं प्रथम पद और डी को क्या कहते हैं यहाँ पे सार्वअंतर। उसके बाद देखिए ये दूसरा नंबर यहाँ जो फॉर्मूला है काफी महत्वपूर्ण है कि समानांतर श्रेणी का nवां पद tn, यहाँ पे tn लिखा है, कहीं कहीं पे an लिखा जाता है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी या tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो दोनों ही एक ही है, तो दोनों आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 नंबर है कि समानांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग क्या होता है sn होता है, sn बराबर क्या होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। एक और होता है n इंटू यहाँ पे देखिए a प्लस l होता है। तो ये दोनों ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसमें दो ही फॉर्मूला काफी महत्वपूर्ण है। और एक यहाँ पे पदों की संख्या की मतलब 20वां पद क्या फॉर्मूला 30वां पद बोल देता है निकालने के लिए, तो उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और ए को कहते हैं पहला पद और डी को क्या कहते हैं सार्वअंतर, ये आपको याद होना चाहिए। अगर इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए। आगे देखिए यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति, इसका फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही सॉल्व होते हैं इन फॉर्मूला से, तो इसे आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए पहला है कि बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, तो अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये उल्टा दिया है तो ऐसे भी इसको लिखा जाता है कि x2 माइनस x1 का यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आप ये याद किए हैं तो ये याद किए रहिए, अगर आप ये याद किए हैं तो ये भी आप लोग याद किए रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ लेता है कि विभाजन सूत्र, काफी महत्वपूर्ण है कि विभाजन सूत्र किसे कहते हैं, तो विभाजन सूत्र यहाँ पे देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 और बटा m1 प्लस m2 और y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। तो इसे आपको याद रखना है, इसे विभाजन सूत्र बोलते हैं और इसका प्रयोग काफी होता है, तो इसे आपको याद रखना है। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला ये पूछ भी सकता है। यहाँ पे देखिए बी नंबर यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये भी काफी महत्वपूर्ण है और इससे ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा जाता है। और यहाँ पे बीच की दूरी से सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। और यहाँ पे मध्य बिंदु से सिर्फ केवल ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका एक बार आप लोग पिक ले लीजिए, इसका यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए
एक प्रश्न ये भी आता है कि त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करें। जो त्रिभुज होता है इसके जो केंद्र होता है इसका निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर यहाँ पे बट्टा 3, और यहाँ पे होता है y1 प्लस y2 प्लस यहाँ पे y3 बट्टा यहाँ पे क्या होता है 3 होता है। तो ये त्रिभुज का यहाँ पे क्या निकलता है, केंद्र का निर्देशांक निकलता है। और ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा, अभी जब आप लोग जाइएगा तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है ये इसको आपको क्या रखना है, यहाँ पे जो हम यहाँ पे घेरे हैं इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, जो जो हम टिक लगाए हैं बस उसी को आप लोग याद कर लीजिए, आपका वही क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। यहाँ पे देखिए 1/2 बराबर क्या होगा, यहाँ पे 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, और यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे y1 माइनस y2। ये जो यहाँ पे त्रिभुज का यहाँ पे फॉर्मूला है इसे आपको क्या रखना है, याद रखना है। जो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे हैं उसको आपको क्या करना है, कोष्ठ में जो है इसे आपको क्या करना है, याद रखना है। इसी पे प्रश्न आएंगे। और यहाँ पे आगे देखिए त्रिकोणमिति से तो सभी पे आते हैं प्रश्न, तो सभी काफी महत्वपूर्ण होता है। तो त्रिकोणमिति में ये क्या होता है, लंब होता है। जो त्रिकोणमिति होता है वो केवल समकोण त्रिभुज में होता है, और ये आधार होता है। और 90 डिग्री का जो सामने का भुजा होता है वो कर्ण होता है। और ये होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो ये क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। इसे आपको याद रखना है। पूछ लेता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और जोड़ क्या होता है, आधार का स्क्वायर। अगर आपको लंब निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं, अगर आधार निकालना है तो इस फॉर्मूला का उपयोग करके निकाल सकते हैं। जो काफी महत्वपूर्ण जो फॉर्मूला है वो ये है। इससे काफी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है कि साइन थीटा क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है। कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटा लंब होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटा आधार होता है। कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। तो इसका एक बार आप लोग पिक ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो ये टेबल है इसे तो आपको याद ही रखना है। पहले के आप लोग याद किए हैं तो काफी अच्छी बात है। अगर आपके पास टाइम है तो इसे याद कर लीजिए, क्योंकि इससे काफी ज्यादा सब्जेक्टिव भी प्रश्न पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाता है। तो ये त्रिकोणमिति का जान है। तो यहाँ पे देखिए इसे आपको क्या रखना है, याद रखना है। अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए जल्दी से। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका आप लोग गाड़ी में है तो गाड़ी में भी आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, या आप लोग यहाँ पे सेंटर के बाहर है तो वहां से भी आप लोग यहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं। देख लीजिएगा तो एक बार हो जाएगा। और इससे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाता है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होता है। कोसेक थीटा, यहाँ पे देखिए cos थीटा किसके बराबर होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के। टेन थीटा किसके बराबर होता है, तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा के। और यहाँ पे देखिए cot थीटा किसके बराबर होता है, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा के। उसके बाद देखिए सेक थीटा किसके बराबर होता है, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा के। यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का। तो इसके आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका भी प्रयोग होता है। यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कोसेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा जस्ट इसका उल्टा होता है, 1 साइन थीटा। एक याद कर लीजिएगा तो एक अपने आप याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए cos थीटा किसके बराबर होगा, तो 1 सेक थीटा का, और सेक थीटा किसके बराबर होगा, 1 cos थीटा के। तो जस्ट इसका उल्टा होता है, याद हो जाएगा आपको। 5 नंबर देखिए यहाँ पे tan थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 cot थीटा के, और cot थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 यहाँ पे tan थीटा के बराबर होता है। तो जस्ट इसका उल्टा होता है, याद हो जाएगा। और ये दोनों प्रश्न तो ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है कि tan थीटा किसके बराबर होता है, तो sin थीटा बटा cos थीटा के बराबर होता है। और cot थीटा किसके बराबर होता है, तो cos थीटा बटा sin थीटा के बराबर होता है। तो आप लोग बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक देखिए, और इसे आप लोगों को क्या करना है, इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे पूछते रहता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ पे क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। ये भी कितने के बराबर होता है, 1 होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है। तो ये जो फॉर्मूला है इसको आपको क्या रखना है, याद करना है। इस पे भी प्रश्न पूछते रहता है। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आता है सब्जेक्टिव में, कि त्रिज्या खंड का यहाँ पे क्षेत्रफल निकालिए, या ऑब्जेक्टिव में आता है। तो यहाँ पे देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है कि थीटा बटा 360। अगर आप लोग ऐसे याद किए हैं तो ऐसे याद कर लीजिए, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं, या पाई आर स्क्वायर
थीटा इंटू बटा 360, तो ऐसे भी ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है हमको, इसलिए हम ऐसा लिख दिए। ये होता है थीटा बटा 360 और बट्टा क्या होता है, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसे आपको याद रखना है। और चाप की लंबाई भी आता है निकालने के लिए, तो ये होता है थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई आर। तो ये दोनों ही आपको यहाँ पे क्या रखना है, याद रखना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है और चाप की लंबाई का फॉर्मूला ये होता है। तो दोनों ही आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको, और ये फॉर्मूला आपको काफी हेल्प करेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल का में यहाँ पे देखिए घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। और घन का यहाँ पे देखिए यहाँ पे आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन यहाँ पे भुजा का क्यूब होता है। एक क्या है यहाँ पे भुजा क्यूब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब हो जाएगा। और घन का यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस यहाँ पे देखिए चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और यहाँ पे देखिए ऊंचाई गुणे लंबाई। और यहाँ पे देखिए घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आपको याद रखना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर एच होता है। और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है, इसे भी आपको याद रखना है। और बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसी से प्रश्न काफी आते हैं आपके, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी, तो इसे आपको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा तो याद होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। उसके बाद देखिए शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर। और ये सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी फॉर्मूला पूछते रहता है। उसके बाद देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर। और गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर, और यहाँ पे देखिए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे देखिए अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। और आप लोग जहां भी रहिए इसका आप लोग रिविजन करते रहिए, ताकि फॉर्मूला आपको याद रहे और आप यहाँ पे क्या कर सके, बना सके। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेहनत अच्छा लगा हो, तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।